आज हम करेंगे ओरिजिन ऑफ टाइड्स। जो हमें पता है कि जो ओशन वाटर है उसकी जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली कितने तरीक़ों की होती है। करंट्स की फॉर्म में हो सकती है और एक सिंपली राइज एंड फॉल होता है वाटर का, ऊपर जाता है वाटर, नीचे आता है। ये दो तरीक़ों से हो सकता है, वेव्स की फॉर्म में और टाइड्स की फॉर्म में। वेव्स के अपने अलग रीजन्स होते हैं ओरिजिन के, टाइड्स के अपने अलग रीजन्स होते हैं। अगर टाइड्स का बेसिक्स करना है तो बता देना। आज सिर्फ हम थ्योरीज़ करेंगे। बेसिकली ओरिजिन के कुछ पॉइंट्स इसमें भी कवर हो जाते हैं आपकी थ्योरीज़ में, वही तो है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग थ्योरीज़ है हमारी। एक आपकी इक्विलिब्रियम थ्योरी जो कि किसने दी थी, न्यूटन ने। फिर आपकी डायनामिक थ्योरी जो किसने दी थी, लैप्लेस ने। उसके बाद आपकी प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी जो किसने दी थी, विलियम वीवेल ने। मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ कि वी विल प्रोग्रेस। ओके, तो उसके बाद आता है कैनाल थ्योरी, ये आपकी एरी ने दी थी। और स्टेशनरी वेव थ्योरी जो आपकी किसने दी थी, हैरिस ने दी थी। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि इक्विलिब्रियम थ्योरी में क्या था बेसिकली। तो इक्विलिब्रियम थ्योरी जो थी वो न्यूटन ने दी थी 1687 में, अपनी बुक जो उनका वर्क था प्रिंसिपिया, उसमें दी थी। अब इन्होंने जो ये थ्योरी दी थी टाइड के ओरिजिन के बारे में जब उन्होंने बताया तो उन्होंने किस लॉ को यूज़ किया, अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करा, जिसमें बेसिकली वो बताते हैं कि कैसे दो बॉडीज़ जो होती हैं उनमें एक पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो आपकी टाइड्स है उनके जो ओरिजिन है उसके लिए उन्होंने ग्रेविटेशनल पुल को जिम्मेदार ठहराया है आपकी सन और मून की वजह से। मतलब उन्होंने बाकी किसी फैक्टर को कंसीडर नहीं किया, उन्होंने सिंपली बोला कि जो आपकी ग्रेविटेशनल पुल है सन एंड मून की, उसकी वजह से होता है। और क्योंकि मून पास में है इसलिए जो मेन कल्प्रिट है आपके टाइड्स के जनरेशन का वो क्या है, मून है। ठीक है, उसके बाद कुछ अजम्पशंस इन्होंने ली थी। इन्होंने कहा था कि मेरी टाइड्स की फॉर्मेशन को समझने के लिए आप अज्यूम करो कि आपकी जो अर्थ है उस पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाटर है, कोई लैंड नहीं है, सिर्फ 100% वाटर बॉडीज़ है चारों तरफ। ठीक है, और जो आपकी डेप्थ है ओशन फ्लोर की वो भी इनफाइनाइट है, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ओशन बॉटम फ्लोर का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। आराम से अगर ऊपर टाइड जनरेट हो रही है तो आराम से होंगी, उसका बॉटम फ्लोर से जो है कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कि हाँ, ये कर लिया हमने कि जो मून का इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। अब क्या होता है कि जो आपकी अर्थ है, आपकी जो अर्थ एंड मून है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड कॉमन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि सपोज ये दो बच्चे हैं, इन्होंने हाथ पकड़ के और ये घूम रहे हैं। अगर ये दोनों सेम साइज़ के हैं तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा जिसके अराउंड ये दोनों घूमेंगे वो क्या होगा, दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, बट सपोज़ अगर ये वाला बॉडी बड़ी है, ठीक है, ये बच्चा बड़ा है, ये बिल्कुल छोटा सा है, जब ये रिवॉल्व करेंगे तो इनका जो झुकाव होगा तो बेसिकली जो बड़े वाला है उसकी तरफ होगा, घूमेंगे तो ये दोनों, बट जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो इन दोनों बॉडीज़ का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो टुवर्ड्स द बिगर बॉडी होगा। बट अर्थ के और मून के केस में क्या है, अर्थ बहुत बड़ी है और मून जो है वो सिग्निफिकेंटली स्मॉल है। तो क्या होगा, जो इनका सेंटर ऑफ मास जब निकाला तो वो अर्थ के इनसाइड लाई करेगा। बट ठीक है, आपकी अर्थ जो इसी सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करेगी और आपकी जो है मून जो है वो भी इसी सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका सिंपली यही है कि जैसे ये पार्क है, ठीक है, इस पार्क के चक्कर लगाना तो क्या है, यहाँ पे सन है। ठीक है, इस पार्क के चक्कर लगाना क्या है, रिवॉल्यूशन कर रही है अर्थ सन के चारों ओर। बट इसके साथ साथ ये और क्या कर रही है, ये अर्थ और जो मून है वो भी अपने कॉमन सेंटर के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते जा रहे हैं और देन वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं अराउंड द सन। ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई नहीं, बस इतना याद रख लेना है कि जो आपकी अर्थ एंड मून है वो रिवॉल्व करते हैं एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड। और इसी रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, दो फोर्सेस का जन्म होता है। एक आपकी है ग्रेविटेशनल पुल जो खींचने की कोशिश करती है और दूसरी आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फेंकने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली किसी चीज़ को अगर आप घुमाते हो तो चीज़ उससे बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी वजह से क्या होगा, फिर आपकी इन दो फोर्सेस की वजह से दो बल्जेस क्रिएट होते हैं। दो बल्जेस जो क्रिएट होंगे, सपोज ये आपकी अर्थ है, एक बल्ज इस तरफ, एक बिल्कुल इसके ऑपोजिट टाइप पे, ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, तो जो मून की साइड पे हुआ है, यहाँ पे अगर मून था तो जो मून की साइड पे जो वाटर का बल्ज क्रिएट हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम, लूनार बल्ज, या फिर ग्रेविटेशनल की वजह से क्रिएट हुआ है, ये आपका क्या होता है, ये जेनिथ लूनार बल्ज होता है। और जिसके ठीक ऑपोजिट होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, नादिर। ठीक है, ये क्या होता है आपका नादिर, नादिर बल्ज, और ये आपका जेनिथ बल्ज है। तो ऐसे पूछ सकता है कि जेनिथ बल्ज किसकी वजह से क्रिएट होता है, ग्रेविटेशन की वजह से। नादिर किसकी वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और ये दोनों जो है ये इक्वल हैं,
इक्वल हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसीलिए यहाँ से क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। इसलिए जो न्यूटन उसने अपने जो थ्योरी का नाम है क्या दिया, इक्विलिब्रियम थ्योरी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका टाइडल बल्जेस। सॉरी, हाँ, दो तरीके के बल्ज क्रिएट होते हैं, बट ये जो बल्जेस है इसने बोला था ये मूव नहीं करेंगे, ये स्टेशनरी है। ठीक है। जब कोई प्लेस पास करेगा, सपोज यहाँ पे बल्ज क्रिएट हो रखा है, तो जब अर्थ रोटेट करके जाएगी तो जो प्लेस पास करेगा तो उस पर वो बल्ज उस टाइम पे वो जो है वहाँ पे हाई टाइड देखने को मिलेगी, और जैसे पास कर जाएगा तो वहाँ पे लो टाइड आ जाएगी। उसके बाद इसकी वजह से जो है ये एक्सप्लेन करता पाता है कि क्यों डिफरेंट प्लेसेस पे जो डिफरेंट प्लेस है पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बल्जेस, सो वेरिएशंस इसी वजह से होती हैं। सब जगह एक टाइम पे टाइड नहीं आती, इक्वल नहीं आती। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लो लैटिट्यूड्स में 2 बार भी आ जाती है, मिड लैटिट्यूड्स में मिक्सड रहती है, हाई लैटिट्यूड में सिर्फ डर्नल होती है, 1 बार आती है, बिकॉज वहाँ पे मून का इम्पैक्ट कम होता है। ठीक है। कैन एक्सप्लेन स्प्रिंग एंड नीप टाइड। ठीक है। स्प्रिंग टाइड क्या होती है, स्प्रिंग टाइड होती है कि जब हाई टाइड बहुत हाई चली जाए और लो टाइड जो है वो लोएस्ट चली जाए। नीप टाइड होती है जब हाई टाइड इतनी हाई नहीं गई और लो टाइड जो है वो इतनी लो नहीं गई। ठीक है। मतलब सपोज हाई टाइड जो है जितनी हाई टाइड इतनी जाती है और लो टाइड जो है वो इतनी जाती है नॉर्मल कंडीशंस में, बट अगर स्प्रिंग टाइड है तो हाई टाइड बहुत ऊपर और लो टाइड और एक्सट्रीम पे। और अगर अगर नीप टाइड है तो हाई टाइड जितनी चाहिए थी उससे कम गई और लो टाइड जितनी जानी चाहिए थी उससे कम गई। ठीक है। ये आते हैं आपके स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन कर देती है कि ये आपकी है अर्थ, इधर आपका सन, इधर आपका मून। ठीक है। या तो ऐसे हो या फिर इधर आपके सन, इधर आपका मून, इधर आपकी अर्थ। ठीक है। अब दोनों ही केस में क्या है, ये तीनों जब एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको सिसकी की पोजीशन बोलते हैं। ठीक है। सिसकी की पोजीशन जब सन अर्थ एंड मून एक दूसरे के तीनों जो है वो एक ही लाइन में हो। ठीक है। इसमें क्या है कि अर्थ के एक तरफ इधर है, एक तरफ इधर है, इसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन वाला। ठीक है। ऑपोजिशन की ऑपोजिट साइड्स पे हैं दोनों। ये आपका है फुल मून का केस, ये आपका है न्यू मून का केस। तो फुल मून और न्यू मून का जो टाइम होता है जिसमें आपकी तीनों जो बॉडीज़ होती हैं वो एक ही लाइन में अलाइन होती है, तो यहाँ पे आपकी हमेशा क्या आती है, स्प्रिंग टाइड आती हैं। बट एक होता है क्वाड्रेचर का पॉइंट। इसमें क्या होता है कि ये आपकी अर्थ है, एक तरफ मून है, इधर सन है। तो जब ये राइट एंगल पे होते हैं तो हमेशा इस टाइम पे क्या होता है कि मून पुल करने की कोशिश करेगा, बट साथ में क्या है, सन भी पुल कर रहा है, तो वो नल यहाँ से जो बल्ज जितना हाई जाना चाहिए था वो क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, क्योंकि इधर से भी उसको लग रहा है। ऑब्वियसली एक इंसान को तुम इधर से खींच रहे हो, इधर से खींच रहे हो, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती। बट अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन से कोई खींचता तो शायद मूवमेंट ज़्यादा होती। बट अब क्या है, इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं, तो क्या होता है, टाइड जितनी हाई जानी चाहिए थी उतनी नहीं गई। तो ये क्या होता है, आपका नेप टाइड का केस होता है। ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड आती है जब तीनों अलाइनमेंट में और सिसकी की पोजीशन में हो, जो कि आपका न्यू मून और फुल मून की टाइम पे होता है। और ये क्वाड्रेचर का टाइम होता है जब मून और सन जो है वो 90 डिग्री के एंगल्स पे हो, तो नीप टाइड आती है। ठीक है। नीप टाइड मतलब हाई टाइड इतनी हाई नहीं जाएगी और लो टाइड इतनी लो नहीं जाएगी जितनी नॉर्मल कंडीशंस में भी जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इसकी क्रिटिसिज्म में क्या कर सकते हैं हम, कि जो आपके अजम्पशंस है, ऑब्वियसली पूरी अर्थ पे सिर्फ वो तो नहीं है, पानी तो नहीं है, तो अजम्पशंस जो है वो रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं होती है। इसने सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो यूज़ किया है टाइड्स के ओरिजिन में, बट इसने जो है ओशन बेसिन, ओशन की डेप्थ, ठीक है, कॉस्ट और किसी फैक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया, सिर्फ किसको लिया है, सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल को लिया है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो स्टेशनरी पोजीशन होती है टाइडल बल्जेस की ऑन द रोटेटिंग अर्थ, वो भी ऑब्वियसली टाइड से जो वाटर वो तो मूव करेगा, बट इन्होंने कंसिडर किया कि नहीं, दैट इज स्टेशनरी। उसके बाद आता है ये कांट एक्सप्लेन टाइडल वेरिएशंस। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ये है यहाँ पे आपका मून है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम लॉन्गिट्यूड पे आपकी सेम हाइट जाएगी। ठीक है। जो आपकी टाइड्स आएंगी वो सेम होंगी। ठीक है। बट हमने देखा था कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि सेम लॉन्गिट्यूड पे भी हमें कहीं हाई टाइड, कहीं लो टाइड, कहीं लो टाइड, कहीं हाई टाइड, कहीं हाई टाइड लो टाइड ऐसे देखने को मिलते हैं। तो उस वेरिएशन को ये समझा नहीं पाया था कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। ये आ गया समझ। इसमें बेसिकली यही है
जो न्यूटन है इसने ग्रेविटेशनल पुल को ही इम्पॉर्टेंट रीज़न माना है कि जो यूजुअली पढ़ते हैं ना कि मून एंड सन की ग्रेविटेशनल पुल से आपकी टाइड्स जनरेट होते हैं, ये थ्योरी बस इतनी ही लिमिटेड है। ओशन बेसिन की डेप्थ, ओशन बॉटम रिलीफ, आपकी अर्थ की रोटेशन और बाकी किसी फैक्टर को ये कंसीडर नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा और क्या करती है, ये नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड को तो एक्सप्लेन कर रही है, बट जो बाकी टाइड्स में वेरिएशंस आ रही हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग हाइट की टाइड क्यों आ रही हैं, ठीक है, उन वेरिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आती है डायनामिक थ्योरी ऑफ लाप्लास। ये बेसिकली इसी की मॉडिफिकेशन थी बट मोर और लेस सेम थी, तो इसको हम स्किप करते हैं। बट इतना याद रहना चाहिए कि डायनामिक थ्योरी जो है वो इक्विलिब्रियम थ्योरी के बाद आई थी और ये न्यूटन की थ्योरी के बाद आई है, और ये किसने दिया है, लैप्लास ने, और ये इसी की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी किसने दी थी, विलियम वीवेल ने, और जो आपकी कैनाल वेव थ्योरी है वो जीबी एरी ने दी थी, ठीक है। जो वीवेल था इसने प्रिपेयर किया था एक मैप किसका, कोटाइडल लाइन से। क्वेश्चन बन सकता है कोटाइडल लाइंस क्या होती है, तो सिंपली लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द हाई वाटर ये थोड़ा गलत हो गया, हाई वाटर जो कमिंग एट द सेम आर, ठीक है। तो सेम आर पे आने वाली जो टाइड्स हैं तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करता है कि इन पॉइंट्स पे जो है सेम आर पे आने वाली टाइड है, ठीक है। तो उन्होंने मैप बनाया था बट बाद में इन्होंने इस मैप को जो है हटा दिया था, निकाल दिया था, क्यों, क्योंकि उनको जीबी एरी का जो कंसेप्ट ऑफ टाइड है वो ज़्यादा अच्छा लगा था। इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है तो हम दोनों इसको मिक्स करके ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला था, देखो न्यूटन ने बोला था कि अर्थ पे सिर्फ क्या है, सिर्फ वाटर है, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, अर्थ कंसिस्ट वॉच, कॉन्टिनेंट्स भी हैं और ओशन भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब इम्प्रूवमेंट ही तो है, इसी की तो इम्प्रूवमेंट चल रही है। उसके बाद क्या बोला था इसने कि जो टाइड होती है डिफरेंट लोकेशंस पे वो डिफरेंट टाइप्स की होती है ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड, जबकि इसने क्या बोला था कि सेम लॉन्गिट्यूड पे आपकी सेम तरीके की ही टाइड आएंगी, बट इसने बोला था कि सेम लॉन्गिट्यूड पे होके भी आपकी अलग अलग टाइप ऑफ टाइड आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम लैग होता है, ये हम आगे समझेंगे कि क्यों होता है। एक टाइम लैग का कंसेप्ट इसमें रहता है कि क्यों होता है, ठीक है, आगे करेंगे। और वेरिएशंस होंगी, यानी सारे टाइड्स का जो मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड होगा वो एक दूसरे से अलग होगा। और जो इसने बोला था कि जो टाइड्स होती है ना वो टाइडल वेव की फॉर्म में होती हैं, जबकि इसने बोला था कि जो न्यूटन था उसने क्या बोला था, न्यूटन ने कि जो आपकी टाइड होती हैं, यार न्यूटन ने क्या बोला था कि टाइड जो है वो बल्जेस की फॉर्म में होते हैं, सिर्फ बल्ज क्रिएट हो जाते हैं, बट इसने बोला था कि जो टाइड होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेव होती हैं, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, ये वेव कितनी बड़ी होगी, इसकी जो वेव लेंथ है वो डिपेंड करती है सी की कितनी गहराई है, ठीक है। सी की जितनी गहराई होगी उतनी ज़्यादा इसकी वेव लेंथ होगी, ठीक है। उसके बाद है ऑब्वियसली अगर तुम एक गिलास को मूव करोगे तो उसकी जो वेव जनरेट होंगी वो क्या बहुत इतनी बड़ी थोड़ी होंगी, जितना उसका साइज़ है, ठीक है, जितनी लेंथ हो जितनी डेप्थ है ओशन की, सी की, उतनी तो होगी। अब बड़े बकेट में बड़ी वेव्स जनरेट हो सकती हैं, तो वही ये बात कह रहा है। उसके बाद हाँ, जो ये टाइडल वेव बनेगी तो वेव में ऑब्वियसली एक ऊपर जाता पार्ट, एक नीचे, ऊपर जाता नीचे, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं, और जो क्रस्ट जब हिट करता है तो उसको टाइड बोलते हैं, और जब ये ट्रफ हिट करेगा तो उसको एब्स बोलेंगे, यानी हाई टाइड लो टाइड, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्राइमरी कोज है इन्होंने भी क्या लिया था कि मून की वजह से जनरेट हो रहा है, बट इन्होंने बाकी फैक्टर्स को भी कंसीडर किया है। कौन से, पोजीशन ऑफ द लैंड एंड वाटर हिंडर्स, जो आपकी कोस्ट होती है ना, पोजीशन ऑफ लैंड, उसको भी इसने कंसीडर किया है कि वो आपकी वेव्स चल रही है ना, टाइड्स बोला ना इन्होंने कि टाइड्स टाइडल वेव की फॉर्म में चलती हैं, तो वो जो है इम्पैक्ट होती हैं, जब वो चल रही होती है तो वो इम्पैक्ट होती है ड्यू टू जो लैंड कोस्ट की प्रेजेंस की वजह से। अब एक बार समझेंगे तो समझ आ जाएगा। देखो क्या होता है, सिंपली आपका ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली थ्योरी कहती है कि आपके सदर्न हेमिस्फीयर में खूब पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में मून का इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ से वेव जो आपकी टाइड्स है वो जनरेट हो जाती हैं। अब जो ये टाइड्स हैं ये क्या करती हैं, अब ये वेस्टवर्ड चलना शुरू कर देती हैं, वेस्टवर्ड चलना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पे जब ये जाएगी तो क्या होगा, टकराएगी, टकरा के फिर क्या होगा, चलेगी, फिर टकराएगी, फिर चलेगी, फिर टकराएगी, फिर चलेगी, फिर टकराएगी, फिर चलेगी, फिर टकराएगी, चलेगी, यहाँ से जनरेट हुआ, चली, टकराएगी। तो बेसिकली ये थ्योरी कहती है कि आपके मून की वजह से जो आपकी टाइड्स होती हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में क्रिएट हो जाती हैं, और उसके बाद
वो इन द फॉर्म ऑफ टाइडल वेव वो मूव करना शुरू करती हैं। और जब वो मूव करती हैं तो आगे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कौन बैठा है, लैंड। तो ये लैंड जो है इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्रैक्ट कर देती है, और वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। फिर आगे से रिफ्रैक्ट होके इस तरीके से वो अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी को कवर करता है। यानी इस थ्योरी में प्रोग्रेस हो रही है, आपकी जो थ्योरी है वो ट्रैवल कर रही है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं। तो सिंपली ये याद रखना है कि जो आपकी वेव्स है वो कहाँ ओरिजिन हो रही है, सदर्न पार्ट में। किसकी वजह से, मून की वजह से। उसके बाद क्या होता है, वो वेस्टवर्ड जर्नी, ईस्ट टू वेस्ट मूव करना शुरू करती हैं, वेस्टवर्ड चलना शुरू करती हैं। और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करती हैं। और जब ये रिफ्लेक्ट कर रही है तो इसमें क्या होता है, ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती जा रही हैं, तो ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रही हैं। ठीक है, बस यही है इसकी थ्योरी। ठीक है, टाइडल वेव्स जो है जनरेट होते हैं कहाँ पे, सदर्न ओशन में, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो ये स्टार्टिंग में बनी आपकी, ये जो सदर्न में बनी, इनको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी वेव्स। ठीक है, इनको प्राइमरी वेव्स या फोर्स वेव्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये चलना शुरू करती है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन फेस करती हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती हैं। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, या फिर डिराइव्ड वेव्स, जो प्राइमरी वेव से ही निकले हैं तो सेकेंडरी वेव या फिर डिराइव्ड वेव्स। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटी मोटी माइनर वेव्स जनरेट हो जाते हैं। ये जो सेकेंडरी और माइनर वेव्स हैं ये प्रोग्रेसिवली मूव करती जाती है आपकी नॉर्थवर्ड में। और ये ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 1 बजे आई है तो चलने में यहाँ नॉर्थ में जाते जाते इनको कितना टाइम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर एक टाइड आपकी साउथ में अगर जिस टाइम पे आई है तो जो नॉर्थ में वही टाइड जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो देयर इज़ अ टाइम लैग, साउथ में जो आया है और नॉर्थ में आने में टाइम लगेगा। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे तो बहुत पावरफुल थी, बट यहाँ आते आते पावर भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो क्या होगा, आपका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, आपका मैग्नीट्यूड, हाइट, एम्पलीट्यूड उसका सब डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ दीज वेव्स आफ्टर रीचिंग द कोस्ट टाइड्स एंड एप्स। और ऑब्वियसली जब ये कोस्ट है, सपोज जब ये टाइड यहाँ हिट करती है तो और वाटर ऊपर उठेगा, पाइल अप हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हाई टाइड आ गई। फिर ये वाटर रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, लो टाइड आ जाएगी। तो यही है कि जब कोस्ट पे आता है पानी तो हाई टाइड आती है और वापस जाता है तो एब या लो टाइड आती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, टाइम ऑफ स्प्रिंग टाइड्स इज़ ऑलमोस्ट द सेम। बट यहाँ पे अब जब हम इसकी क्रिटिसिज्म करते हैं तो हमने देखा था कि इसके अकॉर्डिंग पहले सदर्न में आएगी, फिर जाके आपकी नॉर्थ में पहुँचेगी, तब जाके टाइड आएगी। बट हमने देखा था कि जो स्प्रिंग टाइड है यानी हाईएस्ट टाइड आपकी, वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है, सेम टाइम पे, फ्रॉम केप हॉर्न टू ग्रीनलैंड। जिस टाइम पे आपकी केप हॉर्न में आ रही है उसी टाइम पे आपकी ग्रीनलैंड में भी आ रही है। तो वो फिर कैसे पॉसिबल है, अगर यही टाइड जनरेट कर रही है आगे वाली वेव्स को, तो इनकी टाइमिंग में लैप होना चाहिए, क्योंकि यही वेव तो है जो आगे जाके इसको जनरेट करेगी नॉर्थ वाले को। बट ये सेम ही टाइम पे आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ और भी रीजंस हैं। ठीक है, और ये बेसिकली ठीक है कि हाँ लोकल एंड रीजनल फिनोमिना है, लोकली तो जनरेट हो रही है आपकी। उसके बाद आती है, ये कह रहा है कि जो टाइड्स होते हैं वो लोकल एंड रीजनल फिनोमिना है। ऐसा नहीं है कि साउथ में जनरेट हुई फिर आपकी ट्रैवल करके नॉर्थ में आएगी, नहीं, ये लोकली क्रिएट होती हैं। ठीक है, सेम लैटिट्यूड हैव बोथ डेली एंड सेमीडर्नल टाइड्स। तो वो क्यों हो रहा है, ठीक है, तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि एक ही टाइम पे फिर किस तरीके से आ रही हैं। और रोल ऑफ ओशन बेसिन को भी ये कंसीडर नहीं करता, सिर्फ रोल ऑफ कोस्ट करता है। अब एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, ये एक तरफ आपका न्यूटन है, एक तरफ आपकी प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है। न्यूटन ने कहा था कि सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है, इसने कहा था ग्रेविटेशनल पुल तो है बट कोस्ट भी हैं जो आपकी जनरेट होने के बाद उनकी मूवमेंट को डिसाइड करेगी। इसमें है कि आपकी जो टाइड्स होती हैं वो सिंपली क्या है, बल्जेस है। ये कहता है कि जो आपकी टाइड्स हैं वो टाइडल वेव्स हैं जो सदर्न पार्ट में जनरेट होती हैं, उसके बाद जो प्राइमरी वेव के रूप में सदर्न पार्ट में जनरेट होती हैं, फिर ये मूव करती हैं और कोस्ट को हिट करके फिर ये सेकेंडरी वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सेकेंडरी वेव्स को हम डिराइव्ड वेव्स भी बोल सकते हैं, या फिर इन्हीं से छोटी छोटी माइनर टाइडल वेव्स जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद आती है आपकी फिर आपकी स्टेशनरी वेव थ्योरी। स्टेशनरी वेव थ्योरी जो है ये काफ़ी अच्छी है, ये हैरिस ने दी थी। ये ऑपोजिशन में आई थी किसके, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी के। ठीक है, कि भैया नहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि सदर्न पार्ट में तुम्हारी वेव जनरेट होती है और फिर वो चल के फिर नॉर्थ में पहुँचेगी, ऐसा नहीं होता है।
और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है फॉर लोकल एंड डिफरेंसेस इन द टाइड्स एंड द टाइप्स एंड एजेस। जितने भी क्वेश्चंस बच जाते हैं कि लोकली कैसे जनरेट हो रही हैं, सब अलग अलग टाइप्स की कैसे हो रही हैं, कोई सेमीडर्नल है, कोई कैसी है, कोई कैसी है, तो और एजेस, सब कुछ हर क्वेश्चन को जो है ये आंसर करती है, तो काफ़ी अच्छे से। हालांकि इसमें भी कुछ रह जाएंगी कमियाँ, बट ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि कंसिडर टाइड्स मोर ऑफ अ फिनोमिना ऑफ अर्थ रोटेशन एंड कॉरियलिस फोर्स। इसमें ये किसको मेन करता है? न्यूटन वाला ग्रेविटी को कर रहा था, प्रोग्रेसिव वाला ग्रेविटी के साथ साथ कोस्ट के फैक्टर्स को कर रहा था, प्रोग्रेसिव वेव्स उसने कंसिडर की थी। अब ये क्या कहता है कि ग्रेविटी और इनका इम्पैक्ट नहीं है, आपके जो टाइड्स है वो जनरेट होती हैं ड्यू टू अर्थ की रोटेशन की वजह से और कॉरियलिस फोर्स की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से और कॉरियलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। एंड नॉट सो मच, और ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है ग्रेविटेशनल पुल या सन एंड मून का, ठीक है। तो इसके अपने अलग रीजंस हैं। टाइड ड्यू टू स्टेशनरी वेव्स विच ओरिजिनेट इंडिपेंडेंटली इन ईच ओशन रीजनल फिनोमिना है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ओरिजिन होती हैं, स्टेशनरी वेव्स हैं ये। अब इसका समझते हैं कि क्या है ये। बेसिकली क्या कहते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक वाटर ट्रे लिया, ठीक है। अब इसमें क्या था? पानी था। तो इन्होंने क्या किया? फोर्स लगाई, इसको मूव किया। तो जब इन्होंने मूव किया तो इन्होंने देखा कि सपोज़ ये है, तो जैसे इन्होंने अगर यहाँ से उठा दिया तो क्या हो जाएगा? पानी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब फोर्स इधर लगी तो फिर क्या हो जाएगा? जब इधर से पुश करेंगे तो पानी ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने देखा कि अराउंड द वाटर, जब किसी भी रीज़न से आपका जो है, जैसे वाटर ट्रे थी हमारी, इसमें मूवमेंट हुई तो इसकी वजह से क्या होता है? वाटर जो है वो रॉकिंग करने लगता है, ऊपर नीचे होने लगता है अराउंड अ नोडल पॉइंट। इस नोडल पॉइंट पे देखो, ये हर बार सेम है, इसी पॉइंट पे लोकेटेड है, बट इसके इस तरफ का पानी और इसके इस तरफ का पानी, ये क्या है? ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? रॉकिंग हो रही है। जिससे वो वाला झूला नहीं होता, एक तरफ इस तरफ बच्चा बैठा होता है, एक तरफ इस तरफ होता है, ये पॉइंट तो फिक्स रहता है, बट एक बार ये ऊपर जा रहा है, एक बार ये, फिर ये नीचे जा रहा है, फिर ये वाला बच्चा उठेगा तो ऐसे जाएगा। तो ये कहता है सिंपली क्या हो रहा है? आपकी वाटर की रॉकिंग हो रही है अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, नोडल पॉइंट, जहाँ पे वाटर का लेवल वही है। यहाँ पे तो वाटर स्टेशनरी है, बट इसके अराउंड वाटर जो है ऊपर नीचे आपका क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। इसको इन्होंने स्टेशनरी वेव बोला है। स्टेशनरी वेव बेसिकली फिज़िक्स में यूज़ होता है, बट इतना ही समझ लो कि सपोज़ यहाँ पे एक बैरियर है, यहाँ पे आपने रस्सी या कुछ बांध रखा है, तो जब आप इसको मूव करोगे तो क्या होगा? एक वेव जनरेट होगी, ठीक है। अब इसी के काउंटर में यहाँ से क्या होगी? एक वेव दोबारा जनरेट होगी, सी से रिफ्लेक्ट होके आपकी एक वेव काउंटर में जनरेट होगी। अब इससे आपको पता चल रहा है कि ये क्या लग रहा है कि जैसे इस वेव ने प्रोग्रेस ही नहीं की, ये जहाँ थी वहीं है, ठीक है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ी, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपकी ये स्टेशनरी वेव्स होती हैं, जिसमें आपकी जो वेव्स जनरेट होती है उसी के ही ऑपोजिट में इक्वली आपकी वेव जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि वेव्स ने प्रोग्रेस ही नहीं की। जबकि आपकी जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इस तरीके से, इनमें तो प्रोग्रेस हो रही है, बट यहाँ पे क्या होता है कि एक बैरियर आ जाता है और वेव जनरेट होती है, और उसी की से टकरा के फिर वापस आपकी उसी के काउंटर वेव्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से लगता है कि वेव्स ने कोई प्रोग्रेस नहीं की। तो यहाँ पे भी क्या है? आपका एम्फीड्रोमिक पॉइंट्स, आपके जो नोडल पॉइंट है, तो इसके अराउंड क्या है? वाटर ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो स्टेशनरी है, बस सिंपली क्या कर रहा है? ऊपर नीचे रॉकिंग कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया था पहले वाटर ट्रे लेके, तो उसमें वाटर रॉक कर रहा है इन्होंने, तो इसकी वजह से ऑसिलेशंस जो हैं रॉकिंग होने लगी, जिसको इन्होंने क्या बोला था? स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेस तो नहीं कर रहे, ऊपर नीचे वही तो कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो ऑसिलेशन है ये किस पे डिपेंड करती है? लेंथ, डेप्थ, किस पे? जो आपका ओशन बेसिन उसकी जो आपकी वेव उसकी लेंथ, डेप्थ पे, ओशन बेसिन की लेंथ, डेप्थ, और जो फोर्स आपने अप्लाई किया है, रोटेशन स्पीड, इन सब पे डिपेंड करती है ऑसिलेशन पीरियड, ठीक है। ऑसिलेशन नॉट अकर अलोंग द स्ट्रेट लाइन, आपके ऑसिलेशन स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अलोंग नहीं हो रही है, सेंट्रल पॉइंट के अलोंग हो रही है, जो हमने बताया, ठीक है, नोडल पॉइंट के अलोंग हो रही है। इसी को जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया
एक वाटर ट्रे के साथ, तो उन्होंने देखा कि रॉकिंग हो रही है अलोंग अ पॉइंट, नोडल पॉइंट। इस नोडल पॉइंट की क्या खासियत बताई कि यहाँ पे जो वाटर है वो स्टेगनेंट रहता, मतलब उसी पॉइंट पे रहता है। वाटर काम है, स्टेशनरी है, वाटर यहाँ पे उसी लेवल पे है जहाँ पे था, बस आसपास का वाटर जो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। इसी को जब उन्होंने फिर अर्थ पे देखा, अर्थ के ओशंस में देखा, तो इन्होंने इस पॉइंट को क्या बोला, एम्फीड्रोमिक पॉइंट, एम्फीड्रोमिक। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जो एम्फीड्रोमिक पॉइंट है तो ये क्या है, सिंपली वही है कि जहाँ पे वाटर लेवल चेंज नहीं होता, काम एंड स्टेशनरी है, इसी के अराउंड आपकी स्टेशनरी वेव्स जनरेट होते हैं। तो क्वेश्चन है जैसे इसमें तो बन रखा है कि एम्फीड्रोमिक पॉइंट मैच करो किससे, तो एम्फीड्रोमिक पॉइंट जो है वो बेसिकली आपका किससे रिलेटेड है, काम एंड स्टेशनरी वाटर से, ठीक है। सब पॉइंट जहाँ पे आपका वाटर जो है स्टेशनरी रहता है। अब इसी के अलोंग आपके क्या होते हैं, इसी के अलोंग आपका वाटर रॉक करता है, ठीक है, वाटर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। एम्फीड्रोमिक पॉइंट है जिसके अलोंग आपका वाटर जो है वो मूव करता है। अगर ये नोड एक ही है तो यूनिनोडल सिस्टम है, बट अगर आपके ओशन में ऐसी बहुत सारी हैं, ठीक है, एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी, तो ये बेसिकली आपकी मल्टी नोडल या फिर बाई नोडल ऑसिलेशंस होती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं हम कि सपोज़ यहाँ पे कोस्ट है, तो कोस्ट के अलोंग अगर रॉकिंग ऊपर जा रही है तो यहाँ पे हाई टाइड आएगी, इधर लो टाइड आएगी, ठीक है। और जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे लो टाइड आ जाएगी। और अगर ये बहुत सारे एम्फीड्रोमिक पॉइंट्स है तो ऑब्वियसली देखो ये ओशन के बीचों बीच है, तो हाई टाइड आपके ओशन के बीचों बीच भी आ सकती है, ऐसा नहीं है सिर्फ कोस्ट के अलोंग आएगी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब क्या होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, अब देखो समझना, सपोज ये बीकर था, पानी आपका ऐसे चला गया ऊपर, ठीक है, ये पानी आपका ऐसे चला गया, ठीक है, ये पानी आपका ऐसे ऊपर चला गया। अब जब ये पानी पाइलअप होगा, ये रॉकिंग होगी ना, वाटर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो जब ये पानी पाइलअप होगा उसके बाद ये नीचे भी आएगा, पर जब ये नीचे आएगा तो कॉरियलिस फोर्स की वजह से अपने राइट साइड पर टर्न कर जाएगा इन द नदर्न हेमिस्फेयर। तो ये पानी जब लैंड होगा तो ये थोड़ा सा राइट में टर्न हो जाएगा, ठीक है, तो राइट में टर्न हो जाएगा, उसके बाद दोबारा नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, तो हर बार क्या होगा, अपने राइट में मूव करता जाएगा। तो अगर आपकी अर्थ है ये, तो अगर इस बार पानी यहाँ पे टाइड आई है तो अगली बार कहाँ पे आएगी, इसके राइट साइड पे, अगली बार इसके राइट साइड पे, अगली बार इसके राइट साइड पे। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो कॉरियलिस फोर्स लग रहा है, तो कॉरियलिस फोर्स की वजह से जो हमारे फ्लूइड होते हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड पे मूव कर जाते हैं। तो इसीलिए आपका क्या होता है, जो आपकी टाइड्स है वो बेसिकली क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नदर्न हेमिस्फीयर में मूव करेगी, क्योंकि राइट साइड पे टर्न होगा ना, इधर हाई आई तो राइट साइड पे टर्न होगा, तो ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपकी क्लॉकवाइज चलेगी। क्लॉकवाइज ऐसे होते हैं ना, ठीक है, बस इतना याद रख लेना। तो जो फॉर्म आपकी वेव्स जनरेट हो जाती हैं वो क्या होती है, मूव करते हैं अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अराउंड दीज एम्फीड्रोमिक पॉइंट्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड कॉरियलिस फोर्स। एवरी स्टेशनरी वेव हैव डेफिनेट टाइम ऑफ ऑसिलेशंस। फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये लोकली जो आपकी टाइड्स क्रिएट हो रही है उनके बारे में एक्सप्लेन करता है। उसके बाद ओशन बेसिन्स आर इम्पॉर्टेंट, इसने ओशन बेसिन्स को ऑब्वियसली उसकी डेप्थ लेंथ इनको कंसीडर किया है तो उसको इम्पोर्टेंस दी है। कॉम्प्लेक्स जो फ्रीक्वेंसी है टाइड्स की उनको भी एक्सप्लेन करता है, इतनी जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है कि अलग अलग एरियाज़ में इतने अलग अलग तरीके की कैसे हैं, तो उनको एक्सप्लेन करता है अच्छे से। फिर लिमिटेशंस में क्या आ जाता है कि ये स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इतनी हाई टाइड एक्सट्रीम पे कैसे चलेगी, इतनी लो टाइड एक्सट्रीम पे कैसे चलेगी, तो उसके लिए आप बेसिकली न्यूटन को या बाकियों को फॉलो करेंगे। उसके बाद इग्नोर ग्रेविटेशनल पुल, तो उसको इग्नोर करता है ये। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कोई भी थ्योरी जो आपकी 100% रॉन्ग या करेक्ट नहीं है, ये सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कुछ क्वेश्चंस जो है हैरिस नहीं दे पाता तो इस थ्योरी में है, कुछ क्वेश्चन ये नहीं दे पाता तो इसमें है, ठीक है। तो एक बार बेसिकली बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक तरफ आपकी मेन न्यूटन करनी है आपको, फिर आपकी प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी करनी है और हैरिस की करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि ग्रेविटी की वजह से मून एंड सन की, और मेनली मून की वजह से, ये भी कहता है कि ग्रेविटेशनल पुल है मून का उसकी वजह से, और आपकी जो क्या है सदर्न पार्ट में जनरेट होती है, और जब वो मूव करेगी तो कोस्टल
लैंड जो है वो भी इम्पैक्ट डालती है। हैरिस बोलता है कि ग्रेविटेशनल पुल इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, आपकी जो मेन है वो किसकी वजह से जनरेट होती है, वाटर रॉकिंग की वजह से। ठीक है, किसके अलोंग होता है ये, नोडल पॉइंट की वजह से। इन्हीं नोडल पॉइंट को जब उसने अर्थ पे दिखाया, वो ओशंस में दिखाया, तो उसको क्या बोला, एम्फीड्रोमिक पॉइंट्स। ये बेसिकली कौन से पॉइंट होता है जहाँ पे आपका वाटर लेवल जो होता है वो स्टेशनरी होता है, इसके अराउंड पानी ऊपर नीचे जा रहा है, बट ये पॉइंट पे जो वाटर है वो स्टेशनरी काम है। ठीक है, उसके बाद हमने किया था कि जब ये वाटर रॉकिंग होती है तो उसके बाद क्या होता है, आपका जब वाटर ऊपर जाएगा तो जब वो वापस नीचे आएगा, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो कोरियोलिस फोर्स तो एक्टिव होगी, तो जब ये वापस नीचे आएगा तो ये कहाँ पे लैंड होगा, अपने टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो अगली जो नेक्स्ट टाइड आएगी वो उसके राइट में आएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो टाइड्स होती है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। अगर यहाँ पे 1 बजे टाइड आई तो उसके बाद यहाँ आएगी टाइड, उसके बाद यहाँ आएगी, उसके बाद इस कोस्ट पे आएगी, इस कोस्ट पे, इस कोस्ट पे, इस तरीके से आपकी टर्न करती है अलोंग द कोस्ट। ठीक है, अलोंग द कोस्ट आपकी टाइड किस तरीके से आ रही है, लोकली तो एक्सप्लेन कर देता है, बट स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड कैसे आ रही हैं वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, और जो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है तो सिंपल है ही कि सदर्न से आपको जनरेट करना है, फिर वो प्राइमरी वेव के रूप में चलेंगी और फिर वेस्ट वर्ड चलेंगी, और यहाँ पे आपकी कोस्ट जो है वो इसको इम्पैक्ट डालेगी। तो कोस्ट जो है इस पर जब इम्पैक्ट डालेंगी तो इसको रिफ्लेक्ट कर देंगी। जब ये कोस्ट को हिट करता है तो हाई टाइड आती है, वापस जाता है तो लो टाइड आती है, और इस तरीके से ये वेस्ट वर्ड मूव कर रहा है इनिशियली, और फिर आपका फाइनली कहाँ जा रहा है, ये नॉर्थ वर्ड जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पे जनरेट होगी तो उसको काफ़ी बाद यहाँ आएगी, वो पहुँचेगी, तो इसीलिए टाइम लैग होता है। बट जब हमने एक्चुअल में देखा तो सेम टाइम पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम टाइम पे आ रही है, तो उसका पता ये नहीं बता पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए हम बाकी थ्योरीज को कंसिडर करते हैं। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो बता देना, वरना इतना ही है। और शबीर सर के नोट्स पढ़ लेना, उसमें एक बार उसकी रीड ले लेना, उससे बाहर कुछ मत करना। ठीक है, ये थोड़ा सा बुक के पॉइंट्स ऐड करें।